सो नाउ वी स्टार्ट। ये स्क्रीन पूरी दिख रही है ना आपको? नहीं दिख रही सर। अच्छा, तो उस दिन मैंने आपको करवाया था जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कि एसी जो है वो किस प्रकार से जनरेट होती है, ठीक है ना। और उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जैसे जैसे वो रोटेशन होता रहेगा, शुरू में वैल्यू जीरो रहेगी, है ना, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगी। पेन ले लेता हूं मैं। जैसे जैसे रोटेट होएगा ये, तो शुरू में जीरो रहेगी वैल्यू, उसके बाद ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। जब ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और 180 पे जीरो हो जाएगा, और 180 से ज़्यादा जब जाएगा तो ये वापस नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी। और इसकी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ये हमने आपको नेक्स्ट जो लास्ट लास्ट क्लास थी उसमें करवाया था मैंने आप। अब डेफिनेशन है दो, फेजर और फेजर डायग्राम। ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी, ये इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एसी क्वांटिटी। ये एक सदिश है, एसी क्वांटिटी ये एक सदिश है, वेक्टर है। क्यों? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उसकी दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। ये वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, देखिए इस तरह से कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। हर इंस्टेंट के ऊपर, हर क्षण के ऊपर, ओमेगा टी के हर मान के ऊपर इसका मान लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्षण के ऊपर जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ये उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान, ठीक है ना। ये जो कंटिन्यूसली वैल्यू है ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है, चेंज ऐसे हो रही है, देखो ऐसे चेंज। तो इन वैल्यूज को हम एक रोटेटिंग वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये रोटेटिंग वेक्टर एम, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का, ओपी एक वेक्टर है, जो एम इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ वैल्यू जीरो है, और जैसे ओमेगा टी बढ़ता जाएगा इसका मान बढ़ता जाएगा, जैसे ये मान ये आया है ओमेगा टी के मान ये, और यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया ये। उससे फिर चलेंगे, फिर कम होना चालू होएगा, ये कम होना चालू होगा, और यहाँ से वैल्यू वापस नेगेटिव होना चालू होगा, ठीक है। ये नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचा, ये नेगेटिव मैक्सिमम है, दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम, दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम, दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। तो व्हाट इज फेजर? एक फेजर जो है ना, एक वेक्टर है रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एक फेजर एक वेक्टर है जो कि लगातार एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं फेजर, ठीक है। फेजर डायग्राम, phasor diagram is one in which different alternating quantity of the same frequency are represented by phasor with their corresponding phase relationship। क्या मीनिंग है देखो, फेजर डायग्राम क्या होगा? फेजर डायग्राम अलग अलग क्वांटिटीज को एक ही डायग्राम पे हम प्रदर्शित करते हैं, वो डायग्राम क्या रहेगा? फेजर डायग्राम। दो क्वांटिटी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। शर्त के लिए की है कि एक फेजर डायग्राम पे जितनी भी क्वांटिटीज को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्वांटिटीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सबकी समान रहनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे समझ में? फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं, ओके। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा फेजर और फेजर डिफरेंस क्या चीज होती है। फेज एंड फेज डिफरेंस, देखिए ये दो क्वांटिटी, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी। ए और बी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, जब जीरो है दोनों जीरो है, जब मैक्सिमम है तो दोनों मैक्सिमम है, ठीक है। और जब जब दोनों जीरो है, दोनों जीरो है, जब दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव मैक्सिमम पे, इस टाइप के साथ। इसका मतलब क्या है? ये दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन सेम, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है
है ना। लेकिन ये क्वांटिटी कहलाएंगी, दोनों क्वांटिटी फेज के अंदर है, इन फेज है। इन फेज का मतलब ये है कि दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे इन फेज। क्या कहेंगे? इन फेज कहेंगे अभी। ठीक है ना। तो इन दोनों का, इन फेज का मतलब ये है कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। दोनों क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस जीरो है, ये कहलाएगा इन फेज क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशन सेम है, या साइन ओमेगा टी जो दोनों का वो सेम रहेगा, दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं। अब एक दूसरी क्वांटिटी है, ये ये दो क्वांटिटी। इसमें ए तो ये है, ठीक, और ये बी है। दोनों इक्वेशन तो सेम है, दोनों साइन वेव की इक्वेशन ही होगी, लेकिन जब ए जीरो है तो बी का मान पॉजिटिव, ए जब जीरो है तो बी का मान पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। इंजीनियरिंग में हम आगे जो वेक्टर हैं उनको बोलेंगे लीडिंग वेक्टर्स, और जो पीछे जो वेक्टर्स हैं उसको बोलेंगे लैगिंग वेक्टर्स। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है वो है अल्फा डिग्री। ठीक है, ये एंगल अब इसको फाइव मान लीजिए, चाहे इसको आप अल्फा मान लीजिए, जो भी इसमें बता रखा है इसने, या ये है, एंड दिस एंगल इज अल्फा। मतलब वेक्टर बी वेक्टर ए से अल्फा डिग्री आगे चल रहा है, तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ये की तो होगी ए साइन ओमेगा टी, जो जीरो से स्टार्ट होगा उसकी इक्वेशन हमेशा होगी ए इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी। अब ये अल्फा डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाएगा, और अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा आ जाएगा। या क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा। ये कब है? जब बी लीड्स ए, बी ए से आगे है। अब एक और एग्जांपल जिसके अंदर है, जिसमें ए जो है वो बी से आगे है, ये वाला। ठीक है, यदि ए लीड आगे करेगा बी से, तो ए की इक्वेशन तो ई एम साइन ओमेगा टी होगी, लेकिन बी की इक्वेशन ओमेगा टी माइनस अल्फा हो जाएगी, जैसे मैंने इस पिछले एग्जांपल में यहां पर बताया था। तो बेसिकली फेजर क्या है? फेजर जो है वो ऐसी क्वांटिटी को प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो कि वेक्टर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। एक डायग्राम के ऊपर एक से ज़्यादा फेजर को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, केवल शर्त यही है कि सभी फेजर की या सभी वेक्टर क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डायग्राम्स वेक्टर्स को एक फेजर डायग्राम पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब आपके सिलेबस का पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये पॉइंट्स, हाँ, इस डायग्राम को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अंदर क्या देखिए, ये तो है आई का वेक्टर, ये आई का वेक्टर है, और ये ई का वेक्टर। ये दिखा रहा है इसके अंदर। तो ये तो आई हो गया, ये जो वेक्टर है ये वाला, ये है आई का वेक्टर, करंट का वेक्टर। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये है बी का, ई का वेक्टर, ई का वेक्टर। आई का वेक्टर जीरो से चालू हो रहा है, जबकि ई का वेक्टर अल्फा डिग्री पहले से चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई हमारा रेफरेंस एक्सिस है, कोई भी हमारी एक्स एक्सिस है। तो यदि आई का वेक्टर ओमेगा टी डिग्री पे बताया गया है, ये आई का मान यहाँ से ओमेगा टी डिग्री बताया गया है ना, ठीक है। तो ई का जो वेक्टर है उसका मान, मान तो उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, फेजर की जो पोजीशन है वो आई से अल्फा डिग्री पहले, ये हमेशा आई से अल्फा डिग्री आगे रहेगा। ये दोनों वेक्टर जो है ना कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली घूमे जा रहे हैं।
है ना, लेकिन ई और आई के बीच का जो कोण है वो हमेशा अल्फा डिग्री रहेगा, ये अल्फा डिग्री। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि जो ई है वो आई से अल्फा डिग्री आगे है, लीड कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आई है वो ई से अल्फा डिग्री पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो फेजर के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द एंगल बिटवीन टू फेजर इज द फेज डिफरेंस। दोनों फेजर के बीच का जो एंगल है वो फेज डिफरेंस कहलाए। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, अल्फा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ई आगे चल रहा है अल्फा डिग्री, या आई अल्फा डिग्री पीछे चल रहा है। रेफरेंस फेजर इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल। कोई भी संदर्भ जो हम ले देंगे, रेफरेंस लेंगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल, इसका एंगल 0 रहेगा। फेजर्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू। अब देखिए ये क्या मीनिंग है इस लाइन का, ये कोई भी ई है, आई है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू हर क्षण के ऊपर बदल रही है। लेकिन हम जो फेजर जो ड्रॉ करते हैं, ये ईएम और जो आईएम ड्रॉ किया है, ये आरएमएस वैल्यू को ड्रॉ किया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ड्रॉ किया हुआ है। ये आरएमएस वैल्यू वगैरह भैया आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ना, मनीष? आरएमएस वैल्यू फिजिक्स में पढ़ी होगी ना? अच्छा, ओके। फेजर्स आर अज्यूम टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने मान लिया, इंजीनियरिंग के अंदर हमने मान रखा है, शुरू से माना हुआ है, मैंने नहीं माना, एक एजम्पशन मानी हुई शुरू से, कि जो वेक्टर्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते समय वेक्टर्स को हम पॉजिटिव कहते हैं। यदि कोई क्लॉक, जैसे अब देखिए ये है, ई जो है ना वो आई से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, इसका मतलब ई जो है वो आई से आगे है। ठीक है ना। फेजर डायग्राम्स रिप्रेजेंट स्टिल पोजीशन ऑफ द फेजर इन वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये देखिए कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन फेजर जो है वो ओमेगा टी के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, पर्टिकुलर क्षण के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। ठीक है, ये सारी है कहानी फेजर और फेजर्स डिफरेंस की। अब आपके जो सिलेबस में टॉपिक 1.3, वो टॉपिक 1.3 ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर जब मैं एसी क्वांटिटी लगाऊंगा, एसी वोल्टेज लगाऊंगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन जब ये तीनों क्वांटिटीज हमारे पास आर, एल और सी, इन आर एल सी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आर है, एल है और सी है, इसमें करंट का जो बिहेवियर है, उसका जो करंट की जो पोजीशन है, वो तीनों के लिए अलग अलग होगी। अलग अलग का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपके आगे कई सारे सब्जेक्ट्स में काम आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी काम आएगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आएगा, और फेजर से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, फेजर डायग्राम के अंदर लैगिंग और लीडिंग वेक्टर्स किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ये इस डायग्राम में बता रखा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे लीडिंग वेक्टर्स होंगे, और क्लॉकवाइज जितने भी होंगे वो लैगिंग वेक्टर्स होंगे। तो इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम से मैं ये कह सकता हूं कि जो ईएम है, ईएम जो है वो आईएम से लीड कर रहा है, कितने डिग्री, अल्फा डिग्री, ये अल्फा डिग्री लीड कर रहा है, या आईएम पीछे है ईएम से अल्फा डिग्री, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम फेजर डायग्राम वास्तव में ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, तब एक संदर्भ ले लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस संदर्भ ले लेंगे, और इसके परिप्रेक्ष्य में करंट और वोल्टेज की फेजर ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए। तो तीनों के लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले है एसी थ्रू प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस ओनली। इसका मतलब ये है कि एसी क्वांटिटी है, ये एसी सोर्स है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है I, और ये रेजिस्टेंस है R।
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये दिख रहा है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। हम्म, तो ये AC थ्रू प्योर ओमिक रेजिस्टेंस ओनली, इसमें हमने यहां लगा रखा v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज है स्मॉल v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमने वोल्टेज लगा दिया इसको। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये करंट है यहां पर I, दिस करंट इज I, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर या वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो करंट आई है उसका फेज एंगल भी कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, और वोल्टेज का एंगल भी क्या है, ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो वोल्टेज और करंट है प्योर रेजिस्टेंस के अंदर ये साथ साथ चालू होंगे और साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ जीरो पे पहुंचेंगे। ये देखिए ये यहां से चालू हुआ जीरो के ऊपर। दिस इक्वेशन इज वी, ये जो कर्व है, ये डॉटेड डॉटेड जो कर्व बता रखा है, ये कर्व है आई का। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दिस द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट की क्या होगी, करंट की होगी I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। देखिए मेरा जो कहने का मकसद ये है वो ये है कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यदि इसका मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और ये देखिए ये वेक्टर है, ये v का वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ऑफ v, और दिस इज वेक्टर ऑफ i आल्सो, i का भी सेम रहेगा। और फेजर डायग्राम यदि बनाऊंगा, ये तो वेव हो, फेजर डायग्राम यदि बनाते हैं इसका तो कैसा आएगा, देखिए ये तो ओरिजेंटल एक्सिस हो। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों का सेम रहेगा किसी भी एंगल के ऊपर यदि हम ले लें। यदि ये E का वेक्टर है या V का वेक्टर है, ये वेक्टर V, तो करंट का वेक्टर भी यही है। ये क्या है, एरो नहीं आ रहा, ये I का वेक्टर हो जाएगा और ये V का वेक्टर। इसका मतलब ये है, और ये कोई भी फेज एंगल जो भी होएगा आपका फेज एंगल वो हो जाएगा, ये कोई भी फेज एंगल हो जाएगा, फाई कह दीजिए, अल्फा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये तो हमारे रेफरेंस एक्सिस होगी, संदर्भ एक्सिस हो गई, और ये V और I साथ साथ। तो ये ध्यान रखिए प्योर रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है वो बराबर होता है, सॉरी फेज एंगल जो दोनों के बीच में जीरो होता है। मींस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा, किसमें, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे समझ में ये, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए जो मैंने आज आपको करवाया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का करवाऊंगा, सॉरी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बिना पढ़े समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज। ओके।
और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे को।